सभी को मेरा नमस्कार। अपने आज चलो आगे चल रहे हैं। अपने पढ़े हैं 12th केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और उसमें मोटी मोटी चीज़ों का अपन ने अध्ययन किया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से नंबर वाइज वीडियो देख रहे हैं आप। और आगे लास्ट टॉपिक चर्चा कर रहे हैं। अभी पहले राउंड के अंदर अपने वो थी तो सभी बच्चों के काम आए उन बातों की, केवल उन बातों की चर्चा, उन टॉपिक्स की चर्चा कर रहे हैं, उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जो सभी बच्चों के काम आए, होशियार के भी आए, कमजोर के भी आए। ठीक है ना। सेकंड राउंड में फिर और गहराई में अपने जाते जाएंगे। ठीक है ना। एक राउंड पूरा कर देते हैं, परीक्षा भी नजदीक आने वाली है। चलो, एक टॉपिक है संचारण। उससे बहुत बार क्वेश्चन आता ही रहता है, संचारण। तो संचारण क्या होता है? संचारण जो अधिक अभिक्रियाशील, ध्यान से सुनोगे, जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, वो वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। वापिस सुनो, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं वायुमंडल की नमी व ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर ऑक्साइड की एक परत बना लेते हैं, जिसे ही क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल संचारण के, लोहे पर जंग लगना, देखते हैं ना अपने, खराब लोहा पड़ा रहता है या अपने ऐसे गला हुआ लोहा देखते हैं, वो जंगी तो है ना। और अपने जैसे बाहर कूलर रख दी, वो खराब हो जाती है, वायुमंडलीय नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। चांदी है, चांदी भी देखो अधिक अभिक्रियाशील धातुओं की चर्चा करें अपने। चांदी कोई अधिक अभिक्रियाशील में नहीं आती है। सबसे कम क्रियाशील सोना होता है, अपने बात बहुत बार क्लास में कर चुके हैं, तभी उसके ज्यादा है ना। इतने बोलते हैं ना, एक तोड़ा इतने का आता है, वो इसीलिए आता है। उसको 100 साल कीचड़ में रख दें तो वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो ठीक है ना। अभिक्रिया कौन करती हैं? जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। ठीक है ना। तो चांदी है, चांदी भी काले रंग की प्रजाति। तो चांदी का ऐसे लिख दो, चांदी का बदरंग होना, मतलब चांदी है उसमें भी जंग लगता है ना। चांदी का बदरंग होना किसका एग्जाम्पल है? संचारण का। ठीक है। और अपने बात करें, जैसे कॉपर है, कॉपर कॉपर है, और जैसे है पीतल। ठीक है ना। तो कॉपर और पीतल वो हरे रंग का हो जाता है। कैसे? कैसा? हरे रंग का। तो वो ये सभी किसके एग्जाम्पल है? जंग लगने के एग्जाम्पल है। उपाय क्या करेंगे जंग के? ठीक है ना। उपाय, जंग लगने के उपाय क्या हैं? इन धातुओं के ऊपर अपने पेंटे बिस्फिनोल, पेंटे बिस्फिनोल, फिनोल पढ़ा ना अपने, बिस्फिनोल पेंट होता है। तो बिस्फिनोल का लेप करके, पेंटे बिस्फिनोल का लेप करके, ग्रीस व तेल का लेप करके, ग्रीस व तेल का लेप करके, और एक पीछे क्लासों में पढ़ते हैं अपने गैल्वेनाइजेशन, यस्दीकरण, है ना। कौन सी क्लास में था? पीछे 9th में था, कैसे था? यस्दीकरण होता है गैल्वेनाइजेशन। कोई कम क्रियाशील होती है, जैसे अपने साइकिल होती है, साइकिल के एंडल के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है। ठीक है ना। तो वो किसका एग्जाम्पल है? ये सदलेपन का। ठीक है ना। देखो, जो भी अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनके ऊपर किसका लेप करते हैं? किसका लेप करते हैं? ब्रोंज का। किसका? ब्रोंज का। ठीक है ना।
और ब्रोंज कौन होता है? ठीक है, ब्रोंज होता है कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस टिन का लेप करते हैं, कांसा। ठीक है ना, कांसा होता है ब्रोंज। कौन होता है? कांसा। कॉपर प्लस टिन का लेप करते हैं। जो भी जंग लगने वाली धातुएं होती हैं, अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, उनके ऊपर किसका लेप करते हैं? कॉपर प्लस टिन का लेप करते हैं। और यह प्रक्रिया यस्दीकरण क्या कहलाती है? यस्दीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहलाती है यह प्रक्रिया। ठीक है ना। तो ये उपाय हैं संक्षारण को रोकने के। और जब जो इसमें सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है संक्षारण की क्रियाविधि, तो अब अपने पढ़ेंगे संक्षारण की क्रियाविधि। चलो देखते हैं क्रियाविधि कैसे लगता है, जंग कैसे लगता है। तो संक्षारण की क्रियाविधि देखते हैं। संक्षारण की क्रियाविधि, ठीक है। तो जंग कैसे लगता है? जो भी धातुएं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं वो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करती हैं और वो इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं? ऑक्सीजन को। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करके क्या हो जाती हैं? ऑक्सीकृत हो जाती हैं। ठीक है, जिससे धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? जंग लगना कहलाती है। ठीक है, तो धातुएं हैं वो क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? ऑक्सीजन को देती हैं। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को देकर स्वयं क्या हो जाती हैं? ऑक्सीकृत हो जाती हैं। और ऑक्सीजन का क्या होता है? हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति में अपचयन होता है। वो जो इलेक्ट्रॉन धातुएं निकालती हैं वो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के माध्यम से चलकर कैथोड पर पहुंचते हैं। ठीक है ना, धातु इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो एनोड का काम करेगा और वो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के माध्यम से चलकर ऑक्सीजन के पास आते हैं और वहां हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है संक्षारण में। तो एनोड पर अभिक्रिया क्या हो गई? धातु है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो किसका काम करेगा? एनोड का काम करेगा। ध्यान से सुनेंगे। जैसे अपने फॉर एग्जांपल धातु लिया आयरन, ठीक है ना। तो आयरन लिया तो आयरन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए एक आयरन ने। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 1 2 निकाला है तो 2 कितने निकालेगा? +4। तो 4 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन किया और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के माध्यम से चलकर हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में जल टूटता है। हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं। तो कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी? कैथोड पर अभिक्रिया क्या होगी? कैथोड पे ऑक्सीजन होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन आयन होंगे। अपने लिखा ना, हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं और कैथोड पे ये जो धातु की सतह के माध्यम से 4 इलेक्ट्रॉन चल के आए हैं ये कैथोड पे पहुंचेंगे। ठीक है ना, तो ये कैथोड पे अभिक्रिया होगी और जो ही ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन को मिल जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे? जल बना लेंगे, 2H2। तो अपने बोले संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो गई? यह अर्ध सेल अभिक्रिया हो गई, सॉरी सेल की बात करें, यह अर्ध अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो गई, यह अपचयन अर्ध अभिक्रिया हो गई। इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। पढ़ी अपने सारी बातें। तो संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो गई? जो संपूर्ण अभिक्रिया क्या हो गई? दोनों को जोड़ दो। संपूर्ण अभिक्रिया 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस। तो किसका निर्माण किया? 2Fe + 2 प्लस 2H2। ये संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। ये क्या हो गई? संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। ठीक है, अब जो ये है
ये 2H2O, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके और फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लेगा और हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीकरण बोलते हैं इसको, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण, वायुमंडलीय ऑक्सीकरण। ये जो 2Fe+2 है, 2Fe+2 प्लस 2H2O, ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन, ठीक है ना, हाफ फोटो ऑक्साइड हो गया ना, एक ही है, हाफ फोटो लिख दिया। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फेरिक Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 ये हैं, देखिए हो गया हाफ फोटो है ना, तो 3 ऑक्सीजन हो गए, 2 आयरन हैं। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 3 को कितने की, 6 की, और 6 इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, 2 आयरन दे रहे हैं, तो ये कितना दे रहा है, +3। तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में जो ये फेरस था ये किस में बदल गया, +3 में फेरिक होता ना, खूब बातें की हुई है अपनी, ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड का निर्माण कर लिया और ये हाइड्रोजन आयन वापिस रिलीज हो गई। और जो ही धातु की सतह से वापिस धातु है, अब ये तो बन गया ऑक्साइड, वापिस नई और धातु है, वो वापिस इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा, वापिस Fe2 में बदलेगा, Fe+2 में बदलेगा, वो इलेक्ट्रॉन चल के धातु के माध्यम से कैथोड पे जाएंगे, वहाँ हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तो इस प्रकार संपूर्ण सेल अभिक्रिया होगी, वापिस फेरिक ऑक्साइड बनेगा, वापिस हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ज़रूर लाइक भी करोगे, कमेंट भी करोगे, और साथियों को सब्सक्राइब भी करोगे जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को, और साथियों के पास लिंक को शेयर भी करोगे। सभी को शुभ रात्रि।